जैसा कि हम लोग फिर से आज प्रतिदिन की तरह जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर की जो बिहार दरोगा की जो वॉल्यूम 1 वाली 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट की जो बुक है उसका आज हम लोग जो है सेट नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। देखिए इससे पीछे की सेट को यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट। उस सेट में जाके प्लेलिस्ट में जा कर के जो है 1 से लेकर के जो है 7 नंबर तक की जो है वीडियो को डाला गया है। तो उसमें जा कर के जो है आप इससे पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। सेट नंबर 7 में जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन से दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन से क्या है हमारा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। देखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में कहा जा सकता है। किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में कह रहा है। और रीट जारी कब किया जाता है? रीट जो है मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए जो है हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट रीट जारियां करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकार को बचाने के लिए रीट जारी करती है तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है। वही हाई कोर्ट अगर रीट जारी करती है मौलिक अधिकार को बचाने के लिए तो आर्टिकल 226 के तहत जो है 5 प्रकार की रीट जारियां करती है हाई कोर्ट भी, और 5 प्रकार की रीट जारियां करती है सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम का जो है रीट जारी करती है उच्च न्यायालय या तो हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जारी करती है। अब देखिए 5 प्रकार की जो रीट होती है उस रीट का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं संक्षेप में। डिटेल में हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। देखिए पहला दो बंदी प्रत्यक्षीकरण अभी हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा परमादेश होता है, तीसरा प्रतिषेध नाम का रीट होता है, और चौथा उत्प्रेषण नामक रीट होता है, और पांचवा जो होता है वो अधिकार पीछा नामक रीट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है गैर कानूनी हिरासत से मुक्त कराने और अदालत के सामने पेश करने का आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अवैध रूप से कैद न किया गया हो। यानी अगर साफ शब्दों में हम लोग समझे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो यह आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर 24 घंटे के भीतर कोई पुलिस अधिकारी यदि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने यदि समक्ष नहीं पेश करता है तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रीट जारी किया जाता है हाई कोर्ट की तरफ से या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह रीट जारी किया जाता है। और इस रीट में कहा जाता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे इस रीट के अनुसार उस मौलिक अधिकार का क्या कहते हैं हनन को बचाया जा सकता है। अब देखिए दूसरा परमादेश का अर्थ होता है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देना होता है। यानी कोई भी सार्वजनिक सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी है वह अपने कर्तव्य का पालन अगर नहीं कर रहा है तो उसे पालन करने के लिए परमादेश नामक रीट जो है वो भेजा जाता है। प्रतिषेध नामक रीट से क्या होता है कि किसी निचली अदालत, माना कि हाई सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, तो यही कह रहा है कि निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने या आदेश पारित करने से रोकने के लिए जो है प्रतिषेध नामक रीट जारी किया जाता है। यानी हाई कोर्ट जो है यदि अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर यदि काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार की कार्य को रोकने के लिए जो है प्रतिषेध नामक जो है रीट जारी करेगा हाई कोर्ट के विरोध में। अब देखिए उत्प्रेषण नामक रीट कब जारी किया जाता है तो निचली अदालत या न्यायाधिकरण के किसी पहले से दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण नामक रीट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट अधिकार पीछा रीट होता है। यह जांचने के लिए कि किसी भी व्यक्ति ने कोई सार्वजनिक पद कैसे धारण किया है और उस पद पर उसके दावे की वैधता की जांच करना, इसलिए अधिकार पीछा नामक रीट को जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा कितने प्रकार के रीट होते हैं, 5 प्रकार के रीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। तो मनरेगा कार्यक्रम को आर्टिकल 43 यानी कि 43 के तहत लाया गया है। मनरेगा को जो है मनरेगा एक्ट जो है भारत में 2005 ईस्वी में जो है वो पारित हुआ था, यह भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा का पहले क्या नाम था? मनरेगा नहीं कहा जाता था, मनरेगा को नरेगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरेगा कहा जाता था। बाद में नरेगा को मनरेगा कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 नंबर में क्या है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? देखिए, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। मूल कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अब देखिए, मूल कर्तव्य जो है यह जिस समय 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया, उस समय टोटल 10 प्रकार के मूल कर्तव्य थे। और इस मूल कर्तव्य को जो है संविधान के भाग 4 के क में जो है आर्टिकल 51A में जो है जोड़ा गया था। लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। यानी 10 तो था और 11 करा गया है अभी, यानी एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था। और 2002 ईस्वी में इस एक मौलिक कर्तव्य को फिर से संविधान में जोड़ा गया था। और यह 86वां संविधान संशोधन क्या था कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को जो है क्या कहते हैं, माता पिता का अधिकार होता है इस पर कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर दे। यही मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। एक और बात यहाँ से याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में जो है वो क्या कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए, भारत की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका नियुक्ति नहीं होता है, इसका जो है चुनाव होता है। अब उपराष्ट्रपति की चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, कौन व्यक्ति चुनाव देता है? देखिए, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी चुनाव और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ उपराष्ट्रपति को बात करते हैं कि कैसे चुना जाता है। तो देखिए, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी जितने भी सदस्य होते हैं, इन दोनों सदस्य के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। राज्यसभा के टोटल 245 सदस्य होते हैं, इसी में 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो ये 245 के 245 सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं। और लोकसभा में कितने? 543 सदस्य होते हैं। ये 543 के 43 सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की चुनाव होती है और इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत हो या निर्वाचित दोनों सदस्य जो है चुनाव में भाग लेते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की। यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कूट मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 268 को जानते हैं क्या है। देखिए, आर्टिकल 268 का क्वेश्चन डी का 3 हो जाएगा। डी में क्या है? देखिए, संघ द्वारा आरोपित मतलब संघ द्वारा मतलब केंद्र के द्वारा लगाया गया, आरोपित मतलब लगाया गया, किंतु राज्य द्वारा संग्रहित, राज्य द्वारा क्या? वसूला गया, संग्रहित मतलब वसूलना, एवं उपयोग किए गए कर, मतलब यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि संघ जो है उस केंद्र को लगाएगा कि कितना प्रतिशत टैक्स होना चाहिए, और उस टैक्स को राज्य वसूलेगा और वसूल कर उसी टैक्स को राज्य यूज भी कर लेगा। यह आर्टिकल 268 के तहत होगा। ठीक है। अब आर्टिकल 269 के तहत क्या होता है कि केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और संग्रहित भी किया जाएगा केंद्र के द्वारा ही, मतलब केंद्र टैक्स को लगाएगा भी और टैक्स को
केंद्र वसूलेगा भी और उस टैक्स को जो है राज्य को दे दिया जाएगा। यह आर्टिकल 269 के तहत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 270 को हम लोग जानते हैं। 270 में क्या है कि केंद्र द्वारा लगाया गया कर एवं संग्रहित किया जाने वाला, मतलब क्या है, केंद्र लगाएगा भी, केंद्र वसूलेगा भी और उस टैक्स को केंद्र एवं राज्य के बीच बांटा जाएगा। यह आर्टिकल 270 के तहत है। और नेक्स्ट क्या बचा है, 271। अब देखिए, संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, संघ जो है विशेष परिस्थिति में जो है, विशेष परिस्थितियां में जो है अतिरिक्त टैक्स लगाती है। यह आर्टिकल 271 के तहत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 268 क्या कहती है, 269 क्या कहती है, 270 क्या कहती है, 271 क्या कहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब हमारा क्या है, 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि भारत राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो यह पहला ऑप्शन सही है, हमारा भारत की जो राज्य व्यवस्था है वह संसदीय प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2 नंबर में, कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है। तो यह गलत है। कार्यपालिका जो है विधायिका से क्या होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। अब देखिए, विधायिका किसे कहते हैं, विधायिका जो होता है, माना कि संसद है, अब संसद में लोकसभा और राज्यसभा होगा, तो इसमें जो एमपी जो चुन के आएगा, इसमें जो एमपी चुन के आएगा, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसी को विधायिका कहते हैं। यानी कि कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है और कार्यपालिका उस कानून को क्या करती है, लागू करने का कार्य करती है। तो याद रखिएगा, विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का कार्य करती है और इस कानून को लागू करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका करती है। इसलिए जब कानून बनाएगी विधायिका, लागू करेगी कार्यपालिका, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिला रहता है। ठीक है, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि संसदीय प्रणाली जो है में राज्यसभा का महत्व सिर्फ नाम मात्र की होता है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब नाम मात्र। राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति हमारे केंद्र का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। यही बात यहाँ कहा गया है, यानी 3 नंबर सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी 2 पॉइंट सही है। एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला और एक यहाँ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो धन का केंद्रीकरण जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लंघन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या है कि आर्टिकल 39A 40 में क्या क्या पूछा जा रहा है हमसे, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सुमेलित इसमें क्या नहीं है। आर्टिकल 39A में जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह तो सही है। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, नहीं 49 नहीं कहता है। यह बात कौन आर्टिकल कहता है, यह बात जो है आर्टिकल 50 कहता है। आर्टिकल कौन कहता है, 50। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 49 जो है ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, चिन्ह मतलब झंडे जो होते हैं, इन सबों के संरक्षण के बारे में बात करता है, संरक्षण के बारे में बात करता है। तो याद रखना है, क्या हमसे पूछा जा रहा था, सुमेलित नहीं, यानी कि डी नंबर क्या है, गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, यहाँ एक तरफ जो है हमें हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है और एक तरफ स्थापना यानी कब हुआ था इसके बारे में दिया गया है। तो याद रखना है, भारत में जो है
क्या कहते हैं पहली बार 1862 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहला हाई कोर्ट स्थापना के आधार पे कोलकाता ही था। ठीक है, 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक तो कोलकाता हो गया, दूसरा जो है मद्रास की भी किया गया था 1862 ईस्वी में ही। ठीक है, 1862 ईस्वी में ही किसका किया गया था, मद्रास का भी किया गया था। और तीसरा हाई कोर्ट का नाम जो है आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट में, ताकि इससे पता भी चलेगा कि आप लोग का भी तैयारी क्या है, बेहतर हो चुका है। ठीक है, पहले तो क्या कहते हैं 1862 में क्या यहाँ कहना है कि 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक तो कोलकाता हाई कोर्ट की, दूसरी मद्रास हाई कोर्ट की, और तीसरा कौन सा हाई कोर्ट है उसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ हम लोग मिलान करेंगे 1862 में। पटना यानी कि बिहार हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में। तेलंगाना यहाँ बचा, तेलंगाना हाई कोर्ट की स्थापना 2019 ईस्वी में। त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना 2013 ईस्वी में। अभी हमारे भारत में टोटल जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है। अमरावती यानी कि यह आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है। किसका हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है। और पहला हाई कोर्ट तो ये कोलकाता हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, 10 नंबर में है, इस सरकारी बजट में जीरो बेस बजट पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया, तो यह यूएसए में किया गया। अब जीरो बेस बजट भारत के संविधान में भी है, तो भारत के संविधान में यूएसए से ही लाया गया था। जीरो बेस बजट क्या होता है, बजट बनाने का एक क्या कहते हैं तरीका होता है, बजट बनाने का एक तरीका है, आधार है यह। जीरो बेस बजट में कैसे बजट बनाया जाता है, देखिए अगर 2025 अभी है, माना कि 2025 का अगर बजट तैयार किया जाएगा तो 2024 को आधार नहीं माना जाएगा, यानी 2024 को किसी भी प्रकार से नहीं देखा जाएगा, नए सिरे से 2025 का बजट बनाया जाएगा। ठीक है, इसी को जीरो बेस बजट कहते हैं। 11 नंबर में क्या है, एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, एनएनपी के बारे में कौन सा, तो देखिए जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर में क्या है, कौन सा कथन प्राथमिक घाटे को सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में से क्या करते हैं कि ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। तो यहाँ चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली ब्याज भुगतान घटाया गया होता है, यानी यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर में भारत में आरटीजीएस लेन देन को ऊपरी सीमा क्या है, आरटीजीएस क्या है, एक प्रकार का क्या कहते हैं पैसों को ट्रांसफ़र करने की, ऑनलाइन पैसा जो ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसफ़र करने की सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के द्वारा जो है पैसे को एक बैंकों से दूसरे बैंकों में भेजा जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है, तो लेन देन की ऊपरी सीमा कोई सीमा नहीं है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह बात एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकुन का नियम क्या है, ओकुन्स लॉ। देखिए यह जो है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को बताता है, ओकुन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश में जो है जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किससे, तो प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन लागत पर जो है राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। देखिए राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करना होता है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो एनएनपी होता है, इस एनएनपी को जो है उत्पादन लागत पर एनएनपी बनाया जाता है, और इस एनएनपी में से उत्पादन लागत पर जब एनएनपी तैयार किया जाता है उससे हमें राष्ट्रीय आय की पता चलती है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, तो यहाँ क्या करेंगे, निबल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी में से क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सहायता मतलब सब्सिडी वाला जो पैसा होता है उसे ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में क्या है,
18 नंबर की जो क्वेश्चंस है वह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था, यानी 2012 से मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में क्या है कि हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन दो देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। तो यह भारत और अमेरिका के सेना के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो चुका है। तो यह केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर जो है इकोटॉन विकसित करने की घोषणा की है। तो जापान की जो है किताकियुशी नामक शहर को देखकर जो है प्रेरित होकर जो है इकोटॉन तेलंगाना की हैदराबाद शहर में विकसित करने की जो है वो घोषणा की है। हैदराबाद में 80 एकड़ में जो है यह इकोटॉन की जो है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब यूएई, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में, यानी कि तो यूएई में जो है यूएई के दुबई में जो है यह पहला अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में क्या है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री। देखिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री कहाँ है, बिहार में है और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिहार के जो है सीवान डिस्ट्रिक्ट में है। अब मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में जो है निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। तो यहाँ जो रेल फैक्ट्री में मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में जो इंजन का निर्माण हो रहा है उस इंजन को जो है गिनी गणराज्य नामक देश को जो है देने को घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है। तो चिनाब नदी पर बगलीहार बांध है, इस बगलीहार बांध की पानी पाकिस्तान को जाने से रोक दी है भारत सरकार ने। क्यों रोकी थी? पाकिस्तान पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद इस बगलीहार बांध की पानी को जो है वो पाकिस्तान जाने से रोक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर में है व्यास पुरस्कार। 34 नंबर की व्यास पुरस्कार 2024 किसे चुना गया। तो यह सुरजेवाला को चुना गया है। सुरजेवाला क्या है? हिंदी की प्रमुख लेखिका है, हिंदी की लेखिका है, इसे चुना गया है। अब यह हिंदी की लेखिका के लिए चुना गया है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशंस नामक पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है ई सेहत ऐप। यह किस राज्य की सरकार ने किया है? जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा यह ई सेहत ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो मेघना अहलवाता बनी है। अब यह भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना जो है भारत में 1937 ईस्वी में जो है कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए अध्यक्ष के रूप में जो है तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया और सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्या है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पवन कुमार बंजथरी को नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में क्या है कि हाल ही में जारी हुआ मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 130 नंबर का रहा है। लेकिन वही अगर हमसे पूछ दे ग्लोबल जेंडर
ग्लोबल जेंडर में यानी कि वैश्विक लैंगिक समानता में, तो उसमें भारत का स्थान 131 नंबर का रहा है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में जो है भारत का स्थान 151 नंबर का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में क्या है कि वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में है कि भारत सरकार द्वारा HIV या एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, ये 2030 तक रखा गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो रक्षा सुधार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस वर्ष में? रक्षा सुधार वर्ष में मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानून के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो यह अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार जो थी, अभी जो बनी है हाल फिलहाल में, वही जो है इसे बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो ये कोनेरू हम्पी की महिला थी। कोनेरू हम्पी नाम की महिला थी और न्यूयॉर्क की यह महिला थी, ठीक है। और उप विजेता जो रही है, वह उप विजेता कहाँ की महिला रही है, तो उप विजेता जो है इंडोनेशिया की महिला रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में क्या है कि पंचायती राज दिवस अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये के परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया है, तो 13,480 करोड़ रुपये की जो है वो परियोजना की उद्घाटन व शिलान्यास किया है। और याद रखना है यहाँ से 2-3 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है, देखिए याद रखना है कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को क्या हुआ था कि 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इस 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो हुआ था, इसे 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। और क्यों याद रखना है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो हुआ था, वह पंचायती राज को जो है क्या करता है, संवैधानिक दर्जा देता है। संवैधानिक दर्जा देता है। कौन संवैधानिक दर्जा देता है पंचायती राज को? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो हुआ था। यह 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में क्या है कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखना है सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन पटना में हुआ था। और यह सेपक टकरा जो है मलेशिया का जो है खेल है। क्या है? मलेशिया का खेल है। और मलेशिया का किस प्रकार का खेल है, तो फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। वॉलीबॉल का क्या है? मिश्रण है। याद रखनी है सेपक टकरा विश्व कप। और सेपक टकरा विश्व कप में भारत ने कुल 7 पदक जीता है। और 7 पदक जीतने के बाद चौथे स्थान पर भारत ने रहा है इसमें, ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। इंग्लिश का फिल इन द ब्लैंक्स, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, इसका भी आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का है ना, तो इसका भी आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में हिंदी का है, तो इसका आंसर भी बी है। 43 में हिंदी का ये भी बी है। और 44 में हिंदी का यानी कि 44 में हिंदी का ये भी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में इतिहास का है। देखिए सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो सिमुक ने जो है सातवाहन वंश के संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था,
तो उत्तर भारत पर जिस समय सिकंदर जब हमला कर रहा था उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश की राजा धनानंद का शासक था। किसका था? धनानंद का शासक था। शिवाजी की राजधानी कहाँ था? तो शिवाजी की जो राजधानी था वो रायगढ़ था। कहाँ था? रायगढ़ था। शिवाजी कौन था? तो यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक था। कौन था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो शिवाजी की राजा की उपाधि जो है औरंगजेब ने दिया था। यह भी बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला में क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1540 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। ये खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी के आसपास। अब हल्दी घाटी का युद्ध जो खानवा का जो युद्ध हुआ था यह राणा सागा और क्या कहते हैं राणा सागा और किसके बीच हुआ था? राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद खुसरो का विद्रोह क्यों हुआ था? यह खुसरो किसका पुत्र था? खुसरो जो था यह जहांगीर का पुत्र था। ठीक है। और जहांगीर जब राज्याभिषेक करवाया, मुगल की गद्दी पर जहांगीर जब बैठा तो खुसरो चाह रहा था कि हम बैठेंगे इस गद्दी पर, तो इसी के विरोध में इन्होंने अपने पिता के विरोध में जो है विद्रोह किया था। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। एक युद्ध अब बचा, कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। यह बिलग्राम का युद्ध जो था क्या कहते हैं हुमायूं और एक और क्या था शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, तो याद रखनी है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में क्या है? साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को। इस भारत शासन 1919 ईस्वी में लिखा गया था कि भारत शासन 1919 ईस्वी जो है इसका जब 10 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उस 10 वर्ष में जो है एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति किया जाएगा और यह आयोग जो है इस क्या कहते हैं भारत में आएगा और भारत में आने के बाद यह जो है रिपोर्ट जारी करेगा कि भारत जो है कहाँ तक जो है भारत शासन कहाँ तक जो है क्या कहते हैं शासन करने के प्रति उत्तरदायी है, कहाँ तक जो है यह सही कार्य कर रही है भारत शासन अधिनियम के तहत। यह कब करनी थी? 10 वर्षों के बाद। लेकिन 1919 10 वर्ष के बाद करता तो कब आता? 1929 में आता। लेकिन 1929 में ना करके 1927 ईस्वी में ही जो है इस आयोग का गठन कर दिया गया। इसी वजह से और इस आयोग का गठन किया गया तो इस आयोग में 7 सदस्य था। 7 सदस्य में सातों का सातों सदस्य कहाँ का था? अंग्रेज था। तो इसी दोनों वजह के कारण इसी दोनों कारणों के वजह के कारण जो है इसी दोनों वजह से जो है इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? देखिए, प्रथम बार भाग लिया था कोलकाता 1901 कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन प्रथम बार जो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे वो 1924 के जो है कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटका में हुआ था, बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, तो ये भी बात याद रखनी है। पहली बार अध्यक्ष 1924 में बने और अंतिम बार भी 1924 में, यानी एक ही बार महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष कांग्रेस के बने। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कब शामिल हुआ पहली बार, तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो चित्तरंजन दास ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन असहयोग आंदोलनकारियों ने 1922 ईस्वी फरवरी में जो है फरवरी 1922 ईस्वी में जो है यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पर
चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इसी घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसी घटना से गांधी जी जो है आहत होकर के जो है असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी फरवरी में जो है क्या कहते हैं वापस ले लिए। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में क्या है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे? तो जॉन लॉरेंस थे। अब पंजाब को कहाँ विलय किया गया? तो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत अंग्रेजों की क्षेत्र में, भारत में जो अंग्रेज का क्षेत्र था उसमें पंजाब को विलय कर लिया गया। कब विलय किया गया? तो 1848 ईस्वी से 49 ईस्वी तक जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 ईस्वी के बाद पंजाब को भी अंग्रेजी क्षेत्र में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में क्या है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। जब माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ तो इस योजना के बाद जो है संविधान सभा, 2 संविधान सभा का गठन हुआ। एक तो संविधान सभा भारत के लिए बना और यहीं से दूसरा संविधान सभा पाकिस्तान के लिए बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो याद रखना है 3 जून 1947 ईस्वी को जब माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुआ तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा के लिए जो है वो पाकिस्तान संविधान सभा के लिए भी जो है बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। यह कैसे 6 वर्षों तक रहे थे? तो देखिए 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, रामगढ़ में हुआ। ठीक है, इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया और 6 वर्ष तक जो है कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ तो जाकर के 1946 में हुआ था, और 1946 में मेरठ में हुआ। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? JB कृपलानी ने किया। तो इस तरह 6 वर्षों तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही जो है अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। इसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करने के लिए जोर शोर से इन्होंने काम किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप है लाइट्स एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो याद रखनी है लेजर का फुल फॉर्म यह एक वर्णी प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में क्या है? नैनो प्लग संबंधित है। तो यह क्या है? एक यंत्र है, छोटे सुनने की यंत्र है। ठीक है, यह क्या है? एक प्रकार का छोटा कान में लगाने वाला मशीन है और यह इतना छोटा है कि इसे आप आँखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आँखों से नहीं देख पाएंगे। यह बहरे लोग जो सुन नहीं पाता है उन लोगों के कान में लगाया जाता है इस प्रकार की मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने किया। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया। दाब के नियम पास्कल ने दिया। शीतलता का नियम न्यूटन ने दिया। ठीक है, दाब का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है पहले जानना होगा। बल बट्टा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में क्या है? सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल मापती है, आमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, लेकिन टैकोमीटर से दाबांतर नहीं मापते। टैकोमीटर से घूर्णन गति मापते हैं। क्या मापते हैं? घूर्णन गति मापते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर में क्या है, नोमेरिकल दिया गया है। देखिए यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण दिया गया है, ए का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो टी का मान यहाँ दिया गया है 3 सेकेंड, और हमको 3 सेकेंड के बाद का वेग पूछा जा रहा है, मतलब अंतिम वेग पूछा जा रहा है। और शुरुआत का वेग 0 रहा होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 रहा होगा। अंतिम वेग पूछा जा रहा है, अंतिम वेग को भी कहते हैं, प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं। यानी कि ऊंची इमारत से ऊपर से जब गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, और क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे फेंकेंगे उस स्थिति में जो है अंतिम वेग 0 होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे गिराने में u बराबर 0 होगा। अब हमें v का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस 80 होता है। अब देखिए u का मान तो 0 और a का मान 9.8, t का मान कितना 3, आप गुना करेंगे तो 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, ट्रिप्सिन, यह ट्रिप्सिन नाम की एंजाइम जो है यह पाचक रस है। ठीक है, यह कहाँ से रिलीज होता है, शरीर के अग्नाशय से क्या होता है, स्रावित होता है, मतलब स्रावित मतलब रिलीज होता है। और ग्रहणी में मतलब छोटी आंत की जो है पहली भाग है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64 नंबर में, यहाँ डायरिया जो है पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, और एस्केरियासिस यह छोटी आंत को प्रभावित करती है, क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, निमोनिया श्वसन अंग को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था, डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी ब्रीज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैमथ पूर्वज, यह हाथी का क्या है, वंश है। नेक्स्ट 67 में क्या है, यदि दोनों जनक का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों की संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, दोनों जनक मतलब माता और पिता दोनों का ब्लड यदि ए बी है तो बच्चा का ब्लड क्या होगा। अब देखिए 2-4 कंडीशन यहाँ हमें याद करना है, एक तो माता का ब्लड ए बी और पिता का ब्लड ए बी हो जाए तब क्या होगा, यदि माता का ब्लड ए और पिता का ब्लड ए बी हो जाए तब, यदि ए बी क्या कहते हैं ए बी अगर माता का ब्लड और पिता का ब्लड बी हो जाए तब क्या होगा, अगर माता का ब्लड भी ए और पिता का ब्लड भी ए हो जाएगा तब क्या होगा, बच्चा। और अगर क्या कहते हैं बच्चा माता का भी ब्लड और पिता का भी ब्लड बी हो जाए तब बच्चा का ब्लड क्या होगा, यदि माता का ब्लड ओ और पिता का भी ब्लड ओ हो जाए तब बच्चा का ब्लड क्या होगा, हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, तो ए बी और ए बी अगर दोनों माता पिता दोनों का ब्लड हो जाता है तो इस स्थिति में बच्चा का ब्लड ए हो सकता है या बी ग्रुप का हो सकता है या ए बी ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, ए बी जहाँ भी रहेगा वहाँ ओ ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ए बी को ओ से दुश्मनी है, याद रखने का तरीका है, ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए ए और ए बी जब रहेगा तो इस कंडीशन में भी ए ग्रुप हो सकता है, बी ग्रुप का बच्चा या ए बी ग्रुप का बच्चा हो सकता है। अब इस कंडीशन में ए बी गुना बी यानी माता या पिता किसी का ए बी और किसी एक का बी ग्रुप अगर हो तो इस स्थिति में भी बच्चा का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। इस स्थिति में बच्चा का जो ब्लड है वो ए या ओ हो सकता है, इस स्थिति में बच्चा का ब्लड बी या ओ हो सकता है, इस स्थिति में बच्चा का ब्लड केवल ओ हो सकता है। तो हमें क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, दोनों माता हो या पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, तब हमें क्या पूछा जा रहा है कि बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इस स्थिति में बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, ओ तो होगा नहीं, ओ से ए बी को दुश्मनी है, ट्रिक याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे बना होता है, तो यह कोशिका के द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में क्या है, एम्फीबियन किस वर्ग की वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है, एम्फीबियन मतलब क्या होता है, उभयचर। उभयचर मतलब क्या होता है, उभयचर मतलब वैसा प्राणी या पेड़ पौधा जो स्थल
यानी कि लैंड और जल दोनों पे रहता है। तो वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं वनस्पति जगत का उभयचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातु कठोर होती है? देखिए, धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटासियम यह अपवाद है, यह कठोर नहीं होती है, यह इतना मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होते हैं? मैग्नीज स्टील में जो है क्या करना है? मैग्नीज स्टील में जो है आयरन के साथ, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत जो है वो मैग्नीज होता है? तो आयरन के साथ जो मैग्नीज होता है वो 6 से 15% तक होता है। कितना होता है? 6 से 15% तक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का क्षार है, इसका फॉर्मूला MgOH2 होता है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग एंटा एसिड के रूप में भी किया जाता है। क्या? एंटा एसिड, मतलब एसिड अगर आपके पेट में ज़्यादा हो जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यदि पिएंगे तो ये क्या होगा? एसिड के गुण को ख़त्म कर देगा, क्योंकि यह तो क्षार है। अब यहाँ लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ लैक्सेटिव हो जाएगा। लैक्सेटिव क्या होता है? लैक्सेटिव, लैक्सेटिव एक दवा है जो कुपच यानी क्या कहते हैं, कुपच को पचाने वाली दवा होती है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर में क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो देखिए 3 सूत्र होता है, एक एल्केन होता है, एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एल्कीन, एक एल्काइन होता है। ठीक है, एल्काइन होता है। अब देखिए इस तरह क्रम में सजाकर याद लिख लेना है, अगर याद ना रहे फॉर्मूला तो। और ANE है ना, तो पहला में क्या हो जाएगा? CnH2n+2। अब ENE है ना, तो इसमें 2 कम हो जाएगा, H2n हो जाएगा। यहाँ YNE है ना, तो इसमें और 2 कम हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो देखिए क्या है कि इन दोनों में डबल या ट्रिपल क्या होते हैं? बंध होते हैं, और इनमें क्या होता है? एकल बंध होता है कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, पहले बात। अब देखिए N क्या हो जाएगा? N कार्बन की संख्या, यानी अगर N बराबर 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? C यहाँ फॉर्मूला अगर बनाएं हम तो C और H, यहाँ 1 लिए हैं तो 2 गुना 1 2 और 2 4, यानी CH4। तो CH4 क्या कहलाएगा? मेथेन कहलाएगा। लेकिन क्या है यहाँ? प्रोपेन है। प्रोपेन का अर्थ क्या हो जाएगा? N बराबर 3, यानी कार्बन का मान 3 लेना है। N है ना, यानी कि N वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कार्बन का मान 3 और H यानी 3 दूना 6, और 6 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना? 8। C3H8 क्या हो जाएगा? प्रोपेन का फॉर्मूला। इस तरह याद रख लेना है। अब देखिए अब हम कैसे समझेंगे कि 1 रहेगा कार्बन का मान या 2 रहेगा? देखिए N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, N बराबर 5, N बराबर 6, N बराबर 7, 10 तक लिखना है हमें। N बराबर 8, N बराबर 9 और N बराबर 10। ठीक है। अब देखिए N बराबर 1 के लिए मिथ का प्रयोग करना है। किसका? मिथ एथ ब्यूट, मिथ एथ प्रोप, मिथ। ठीक है, मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, नॉन मतलब 9, और यदि डेक यहाँ रहेगा तो 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या था? मिथ एथ प्रोप, यहाँ क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन यानी क्या था? प्रोप था, प्रोप था। क्या था यहाँ? प्रोपेन मतलब प्रोप था, इसलिए N बराबर 3 रखे। अगर यहीं क्या कहते हैं? मिथेन रहता, यानी यहाँ क्या हो जाता? मिथ हो जाता, मिथ एथ होता तो क्या रखते हम लोग? 2 रखते। इस तरह याद रखना है। ठीक है। 74 में क्या है? डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो मंजू मेटल का उपयोग किया जाता है।
यह कॉपर 60%, ठीक है, प्लस जिंक कितना प्रतिशत, 40% के मिश्रण से बना रहता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O, और हाफ H2O अगर लगा रहेगा तो किसका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य नभः स्पृशः दीप्तम है। यह मद् भागवत गीता के अध्याय 11 से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब असम राइफल का मुख्यालय हमसे, तो असम राइफल की मुख्यालय शिलोंग में है। इसका कार्य क्या है, भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है, भारत और म्यांमार के जो बीच सीमा है, इस सीमा पर सुरक्षा करना असम राइफल्स की सेना की कार्य है। और साथ ही साथ पूर्वी भारत जो है ना, पूर्वोत्तर के साथ जो पूर्वी भारत जो है उसकी सीमा जो चीन के साथ लगती है, इसकी भी सेना रक्षा करना असम राइफल की ही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर में, अंबेडकर स्टेडियम कौन सा खेल खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, कहाँ है, तो यह दिल्ली में है अंबेडकर स्टेडियम। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर हमसे पूछा जा रहा है, अक्षांश नहीं पूछा जा रहा, देशांतर। तो देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्य में यूपी है ना, मध्य प्रदेश है, यूपी MP है, उसके बाद क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ भी है इसी में, इसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्य से होकर जो है यह 82.5 डिग्री मानक रेखा समय जो भारत की है यह गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 81 में, कि पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में नल्लामलाई की पहाड़ी नहीं है, यह कहाँ है, तो यह तेलंगाना और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में क्या है, कि मिलन निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कनौज के निकट गंगा नदी से होती है, तो रामगंगा नदी की जो है मिलन कनौज के निकट गंगा नदी से होती है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नामदफा है ना, नामदफा, यह भारत की अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, भारत की अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर में क्या है, भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसे माना जाता है, तो RK सिन्हा को डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। भारत में जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन, उसे 2009 ईस्वी में जो है जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, ठीक है, यह भी बात याद रखना है, BPSC में भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर में, भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहते ही हैं, पूरब का बोस्टन मुंबई को नहीं कहते हैं, पूरब का बोस्टन भी अहमदाबाद को ही कहते हैं, अहमदाबाद को ही कहते हैं। यही क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं है करने के लिए कह रहा था। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर में, निम्नलिखित स्थान में से कौन सा जो है एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र जावर की खान नहीं है, यह जावर की खान कहाँ है, राजस्थान में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीसा और जस्ता के लिए यह खाने जो है प्रसिद्ध है, यह भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, कि भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सूरज कुंड जो है यह सुमेलित नहीं है, यह हजारीबाग में है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है हरियाणा, तो हरियाणा में नहीं है, सूरज कुंड में है, बाकी जो है वो सुमेलित है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, माल को स्थापित कहाँ है, एल्युमिनियम, माल को एल्युमिनियम की जो है वो, तो एल्युमिनियम ये रेणुकूट कहाँ है, सॉरी स्थापित कहाँ है, सॉरी रेणुकूट में नहीं, मेट्टूर में है, मेट्टूर तमिलनाडु में जो है यह माल को स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर में क्या है, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या की प्रतिशत कितनी रही है, 14.2% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में, ज्वालामुखी में सबसे जो है अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो गैस नहीं जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 91 नंबर में,
कौन सा देश स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो नाइजर जो है स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथ का है ना। अब मैथ की क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको खुद बनाना है। फिर 93 में क्या है? रीजनिंग है, इसे भी आप लोग खुद बनाइएगा। 94 में भी रीजनिंग है, इसे भी खुद बनाइए। 95 में भी रीजनिंग, 96 में मैथ, 97 में मैथ, इन्हें खुद बनाना है आप लोगों को। 98 में क्या है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। 99 में गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी बिहार के जो है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो खगड़िया से गुजरती है, बक्सर से भी गुजरती है, लखीसराय से भी गुजरती है, सिवान से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ कुछ डिटेल करते हैं। बिहार के जो गंगा नदी है, गंगा नदियाँ जो है बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, बक्सर से होकर गुजरती है, बक्सर से होकर गुजरती है, बक्सर भोजपुर से भी होकर गुजरती है, बक्सर भोजपुर सारण से भी होकर गुजरती है। उसके बाद क्या कहते हैं? पटना से होकर गुजरती है, वैशाली से होकर गुजरती है, वैशाली के बाद समस्तीपुर से होकर गुजरती है, समस्तीपुर के बाद क्या हो जाएगा? बेगूसराय से होकर बेगूसराय से होकर गुजरती है। बेगूसराय के बाद क्या हो जाएगा? मुंगेर से होकर गुजरती है, लखीसराय से होकर गुजरती है, मुंगेर लखीसराय, खगड़िया से होकर गुजरती है, खगड़िया से होकर गुजरती है। उसके बाद कटिहार से होकर गुजरती है, भागलपुर से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखना है। बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है, बक्सर में प्रवेश करती है, और बिहार से बाहर कटिहार भागलपुर होते हुए निकल जाती है। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की जो है टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी टोटल लंबाई 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर में क्या है? वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? यह पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह पश्चिम चंपारण, बिहार की पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। पहली बात याद रखना है। दूसरी बात, वन्यजीव अभयारण्य इसे कब बनाया गया? 1978 ईस्वी में वन्यजीव अभयारण्य की दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय हमें से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा कब दिया गया? तो 12 वर्षों के बाद, यानी 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेशनल पार्क का। बिहार में मात्र एक यही जो है नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क बिहार में है, यही वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य जो है, यही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है। और वन्यजीव अभयारण्य बिहार में टोटल कितनी है? तो 12 वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, यह बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 8 को पढ़ेंगे। ठीक है।